जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डुअर्स वॉरियर एकेडमी में। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं 2011 PYQ ऑफ JNB स्कूल एडमिशन टेस्ट। तो पार्ट वन आपने बहुत प्यार दिया पार्ट वन में, और ये पार्ट टू लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 4 and 48 respectively. If one of these number is 12, the other number is। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 4 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे दो टॉपिक है। एक HCF है जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दो कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एलसीएम निकालना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, हर एक टॉपिक का एक बैकग्राउंड होता है। तो इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके बाद हम आसानी से ये चैप्टर को सॉल्व करेंगे। आइए इसका बैकग्राउंड में जाते हैं। तो एचसीएस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उच्चतम समावर्तक। ये दो या दो से अधिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सके, उसे एचसीएफ उच्चतम समवर्तक कहते हैं। आसान भाषा में समझे, सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी भाजक संख्या। समझे, जैसे फैक्टर निकालेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फैक्टर निकालने का तरीका। 12 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा। 12 एक से भाग होता है, 2 से जाएगा, 3 से भाग होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा। सेम 18 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। इनमें से जो सभी कॉमन है, इनमें से जो जो कॉमन है, तो हम देखते हैं 1 भी कॉमन, 2 भी कॉमन, 3 भी कॉमन, 4 कॉमन है नहीं है, 6 कॉमन है, हाँ 6 कॉमन है, 9 कॉमन है नहीं है, 12 कॉमन है नहीं है, 18 कॉमन है नहीं है। अब जो संख्या हमने लिखा यहाँ जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 6, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगा, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही आपका क्या है, एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमारा क्या है, 16 है। एचसीएफ क्या है हमारा, 16 है। कहने का मतलब जो दिया हुआ संख्या है उसी में एचसीएफ छुपा हुआ है। जैसे और समझ सकते हैं आप इसको, ये आपके पास 12 है और 18 है। ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन भी हो और दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखेंगे हम 6 इंटू 2 और 6 इंटू 3, 6 दूना 12, 6 या 18। जब आप देखिएगा इसको, तो इसमें मेरे भाई क्या कॉमन है, सबसे बड़ी संख्या ए कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का ये बहुत आसान तरीका है। एलसीएम ने मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ निकालने का ये आसान तरीका है। 6 12 को मैंने फैक्टर किया, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे 6 है। जो दोनों में हो, जो दोनों में हो वो आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान के चलिए 5 है, 15 है और 25 है। मैं इसका आपसे एचसीएफ पूछ रहा हूँ, तो आप देखिएगा इसका फैक्टर कीजिएगा। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 और 5 इंटू। अब हम देख रहे हैं
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके फुल फॉर्म में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाईएस्ट नंबर बड़ा होना चाहिए, सारे में होना चाहिए, कॉमन माने सारे में होना चाहिए, और फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर होने का मतलब वो जितनी भी संख्या दिया है उसको डिवाइड कर सके, डिवाइड किया जाए। तो अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, एक तो सभी में है, एक सभी में होता है, एक को नहीं लिखना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 5 है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो सब में है। एक तो सब में है भाई, एक सब में है, एक को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, और तो कुछ नहीं है। लेकिन सारे में क्या है, एक 5 एक 5 एक 5, सारे में सिंगल सिंगल 5 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। हमारा आंसर क्या होगा, इससे अब 5 आएगा। और एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, निकालेंगे यहाँ पे 9, 12 और 18 का निकालेंगे। 9, 12, 18, अगर इसका आप फैक्टर करोगे, 3 3 जा 9, इसका फैक्टर कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 18 का कीजिए, 2 3 जा 6, 18। अब हम देख पा रहे हैं 9 का फैक्टर ये है, 12 का फैक्टर ये है, 18 का फैक्टर ये है। अब देखिए इसमें तो 3 है, कॉमन निकाले, 2 है। सबसे छोटा संख्या से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 तो सारे में 1 से नहीं, 2 है, इसमें 2 है नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें तो नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है सारे में। तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर कौन सा है, 3 है, 3 लीजिए। यहाँ 3 है, ओके, यहाँ भी 3 है, हाँ है, यहाँ भी 3 है, हाँ है। तो इसका मतलब है एक 3 सारे में कॉमन है, एक 3 सारे में। वो संख्या लिखेंगे जो सारे में हो। तो 3, एक 3, डबल 3 नहीं, क्या कि यहाँ सिंगल 3 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा। ये क्या आ गया आंसर, आपको 3 आएगा। एक 3 ही लेना जो सब में हो। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर दोनों को हम कॉमन लेते, मान के चलिए कि दोनों का यहाँ, यहाँ तो 2 है, 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, लेकिन यहाँ क्या है, एक 3 है। तो ऐसा लेंगे हम जो सारे में क्या हो, कॉमन हो। ऐसे क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। जब हम आगे क्लासेस करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है। ओके, तो चलते हैं आगे। मैं और कुछ दिया है, एलसीएम मैं सिखाया था आप लोगों को। एलसीएम कैसे निकालते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा ऐसा गुणज जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, लघुत्तम समवर्तक कहते हैं। आसान भाषा में समझे, एलसीएम सभी संख्याओं में सबसे छोटा गुणज। उदाहरण 12 और 18 दिया हुआ है। तो गुणज क्या होता है, गुना करते जाएंगे, वैल्यू बढ़ते जाएंगे। जैसे 12 का गुणज 12, 24, 36, 48, 60, 72। 18 के गुणज है 18, 36, 54, 72। अब देखेंगे 12 और 18 का हम टेबल पढ़ेंगे, जहां पर ये मिल जाए वो मेरा क्या है, जहां पर ये मिल जाए वो मेरा क्या है, एलसीएम। तो 12 का टेबल पढ़िएगा आप, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये भी क्या है, मल्टीपल ही है। कोई एक संख्या जैसे 12 दिया हुआ है, उसको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 एकम 12, एक नेचुरल नंबर है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। वैसे ही 18 एकम 18, 18 दूना 36। ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जहाँ दोनों में कॉमन है, इससे पहले कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों का कॉमन पॉइंट हो जाए। जैसे मान के चलिए मैं 24 लेता, तो 18 के टेबल में 24 नहीं आता है। मान के चलिए 12 लेता, तो 18 के टेबल में 12 नहीं होता है। मान के चलिए मैं 18 लेता हूँ, तो 12 के टेबल में 18 नहीं आता है। ठीक है मेरे बंधु,
और हमें क्या निकालना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो जाए। तो 36 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये लिस्ट तो बोला जा रहा है लेकिन इसका वैल्यू हमेशा जो दिया हुआ वैल्यू से बड़ा होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट तो बोला जाता है लेकिन वैल्यू क्या आता है उसमें, छोटा आता है, क्योंकि वैल्यू कॉमन निकालना है। तो जो सारे में होगा वो मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है, एलसीएम में सारे को लेके चलेंगे तो हमारा क्या होगा, टेबल हमें अच्छे से याद होना चाहिए एलसीएम निकालने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा 12 और 36 का 12 और 18 का 36 होगा। ओके ओके, ये भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 12 छक 72, 18 चौके 72, ये भी आपको जंक्शन पॉइंट है। लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हमें बोला गया है एलसीएम, एलसीएम बोला गया है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे ऐसी छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो और उसका मल्टीपल हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा था, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये जो है फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन ये है, ये आपको फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। तो एलसीएम गुना एचसीएफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। एलसीएम इंटू एच सी एफ इजिकल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। चलते हैं इस पे, वैल्यू पुट करते हैं। दो संख्याओं का एच सी एफ एंड एलसीएम, एच सी एफ हमेशा छोटा है, मैं आपको बोला हूँ, और एलसीएम क्या है, बड़ा होता है। तो एलसीएम कितना है मेरे भाई, 48, एच सी एफ कितना है 4, फर्स्ट नंबर आपको आ गया है 12, और सेकेंड नंबर हम लोग ले लेते हैं एक्स। कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड नंबर की जगह एक्स लगा दीजिए। ओके, और अगर हम काटते हैं इसको, 12 वन जा 12, 12 फोर जा 48, अब 4 फोर जा 16, इसलिए x इज इक्वल टू 4 फोर जा, ये आपका। ओके, कोई समस्या, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक और ट्रिक बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए, आपके पास 48 प्लस 4 था, इजिकल टू एक नंबर हुआ था 12, और यहाँ पर मैंने डाला हूँ x। अगर इसका बच्चों यूनिट डिजिट देखोगे, 4 एट जा 32 होता है, यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, 2 है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा, ये जो भी वैल्यू होगा, इससे मल्टीप्लाई होके, इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए। तो अगर 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 16, तो यूनिट डिजिट में 6 नहीं होगा। 2 से 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 4, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, 3 है। कैसे, 2 को यूनिट डिजिट, इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 6 जा 12, तो यूनिट डिजिट में कितना, 2 सेटिस्फाई हो गया, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट
ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जब आप हमसे जुड़िएगा हमारे ऐप पे, तो हम इसका आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अभी के लिए आप इसको फॉलो कीजिए। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस पे, तो हम इस पे काम करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे चलें। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। देख लें एक बार। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/20? इक्विवेलेंट बोला गया, इसका मतलब हुआ कि बोला गया तो इक्विवेलेंट, लेकिन आंसर में क्या है, परसेंटेज में है। क्वेश्चन है एक, लेकिन टॉपिक है दो। एक इक्विवेलेंट का टॉपिक है और आंसर पूछा गया परसेंटेज में। तो आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए कि इक्विवेलेंट क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं इसके बैकग्राउंड में क्या होता है। सवाल एक है, टॉपिक दो है। तो चलते हैं पहले सवाल सॉल्व करने से पहले। आइए। शायद नहीं दिया गया है, चलिए मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब चेहरा चेंज करना। चीज वही रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, चेहरा चेंज करेंगे। ओके, देखिए 6/20 है, इसका मतलब क्या है ये, अगर इसका मैं इक्विवेलेंट निकालूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12/40। चेहरा चेंज किया, चीज यही है, चीज यही है, सिर्फ हमने क्या किया, चेहरा की दिए। 2 से काटिए कितना, 6, 2 से काटिए 20। समझ रहे हैं इक्विवेलेंट का मतलब। अगर आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं चेहरा चेंज करने के लिए, 1 से तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर 2 से ऊपर करते हैं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और भी जा सकते हैं इसको, 6 × 20 और 20 × 3 और चेंज होगा, 18/60। यही है, लेकिन हमने क्या किया, इसका फेस चेंज किया। ओके, इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट। इसी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इक्विवेलेंट पूछा है आपको 6/20 का, क्या में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। 6/20 का इक्विवेलेंट निकालना है परसेंटेज में, कुछ नहीं करना है। ये एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन को जब भी हम लोग परसेंटेज में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100, बस इतना ही करना है। फ्रैक्शन को जब भी हम लोग लेके जाएंगे परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये आ गया आपको, आंसर आ गया आपको 30%। आंसर क्या आ गया, 30%। अब जैसे मैंने कहा, इक्विवेलेंट सिर्फ चेहरा चेंज करता है। इक्विवेलेंट क्या करता है, सिर्फ चेहरा के चेंज करता है। तो हम फिर इसको इसी फॉर्म में लेके आते हैं। 30% को लिखिए, 30% का चेहरा चेंज कीजिए। 30 को आपने लिखा, परसेंटेज जब भी आप उठाओगे तो नीचे कितना, परसेंटेज, 100 में कितना, तो 100 में कितना मेरे भाई, 30। 5 से काटो आप 6 टाइम, 5 से काटो 20 टाइम, तो ये आ गया 6/20। यही आ गया जो हमसे पूछा गया। तो इक्विवेलेंट का मतलब है चेहरा चेंज करना। आशा करता हूँ आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। एक चीज और लिखा देता हूँ, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज में जाना है। कहाँ जाना है, परसेंट में जाना है। तो फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100, और परसेंट से हमको फ्रैक्शन में आना है, डिवाइड 100। ये आपको याद होना चाहिए। ओके,
नोट कर लीजिए। अगर कहीं डाउट हो आपको किसी सवाल में तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम लोग उसका रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, ज़रूर कीजिएगा उसको। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट हैविंग हाइट 30, 40, 50, 60 एंड 70 इज। बोला एवरेज हाइट बताइए। बच्चों की ऊंचाई दिया हुआ है 30, 40, 50, 60, 70। ऊंचाई बोले 5 छात्रों की औसत ऊंचाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। मान के चलिए मैं बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड में जाऊँ। चलते हैं बैकग्राउंड में। सबसे पहले औसत का मतलब समझिए। औसत होता क्या है? औसत का मतलब होता है सभी मानों का योग बटे कुल मानों की संख्या। सभी मानों का योग जो आपको गिवन डाटा है उसका सम निकालेंगे, और नंबर ऑफ क्या है ये, संख्या। ओके। औसत हमें बताता है अगर सभी मान बराबर कर दिए जाएं तो हर एक का मान कितना होगा। अब आपके सवाल पे आते हैं। छात्रों की ऊंचाई। पहला छात्र 30 सेंटीमीटर, दूसरा छात्र 40 सेंटीमीटर, तीसरा छात्र 50 सेंटीमीटर, चौथा छात्र 60 सेंटीमीटर, आगे है पांचवा छात्र 70 सेंटीमीटर। कुल छात्र कितने हैं भाई? 5 हैं। पहले चरण, सभी को प्लस करें। सभी को क्या करें? प्लस करें। तो प्लस करने के बाद आ रहा है 250। प्लस करने के बाद क्या आ रहा है? 250। तो एवरेज जो होगा, एवरेज जो होगा या औसत होगा, औसत जो होगा, सभी को आपने जोड़ा तो आया कितना? 250/50। ओ सॉरी 5। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। सम और नंबर ऑफ टर्म्स। सम आया 250, कितने लोगों का? 5 लोगों का। डिवाइड कीजिए, तो अगर सारे का एवरेज हाइट माना जाए तो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर छात्रों की औसत ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। और कुछ दिया गया है? और इसको भी देख ले। ऐसे में ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं। ध्यान दें कि यह संख्या एक श्रृंखला में है, 30, 40, 50, 60, 70। यह एक समांतर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इनमें से औसत होता है पहली संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। जो चाहे जोड़ कर निकाले, यह फॉर्मूला सही उत्तर देगा। औसत का उपयोग कहाँ करते हैं? अंकों का औसत औसत का अंकों का औसत, गति का औसत, तापमान का औसत, वजन का ऊंचाई औसत, किसी भी डेटा का समग्र मान निकालने के लिए। तो एवरेज का जो यूज है बहुत सारे फील्ड में होता है मेरे प्यारे बच्चों। एवरेज पे कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। जीवन में भी एक एवरेज अगर उम्र हम लोग माना जाए तो 60 ईयर्स है। तो देखते हैं और कुछ है नहीं है। तो अब आ जाइए मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो सवाल था। तो देखिए, तो वहाँ जैसा बताया गया है हमें क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है? 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, जितने हैं उसका सारा का सम निकालेंगे। और क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, जितने हैं उनसे डिवाइड। अब जोड़ने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे जोड़िए। जोड़े हम लोग 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22, 3, 25। 25 लिखें, इसमें जीरो चिपका दें, नीचे क्या है? 5। सी आ जाएगा आपको एवरेज एज 50। डाटा नहीं दिया है, सेंटीमीटर कहीं नहीं दिया है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे 50। ठीक, ये तो एक फार्मूला हो गया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। मैं प्यारा सा तरीका बता देता हूँ जो आप देख के ही मान लोगे। अब देखिए, मान के चलिए आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई नंबर दे दिया, आपसे पूछा बताओ बेटा एवरेज क्या है। ठीक, कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 लेना है,
पीछे से और 2। अगर 5 डाटा है तो यहाँ से 2 लेना है और यहाँ से बीच का जो बचा। अब दो सारे में जो गैप है कितने का है, सारा में क्या है, गैप कितने का है, 1 का है। सारा में गैप कितने का है, 1 का है। तो 100% मेरा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 होगा। कितना होगा ये, 3 ही होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या चाहिए, डाटा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। मतलब हम लोग उसको इक्वल, यहाँ 2 छोड़े, पीछे भी कितना छोड़े, 2 छोड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ गया एवरेज। वैसे ही अगर आप इस क्वेश्चन में कर देते, इस क्वेश्चन में डाटा दिया कितना, 30, 40, 50, 60, 70। अब देखिए डाटा का जो गैप है कितना है मेरे प्यारे भाई, डाटा का जो गैप है सारे का कितना है, 10 10 10 सारे में कितना है, 10 है। तो यहाँ से हम 2 हटाएंगे, यहाँ से 2 हटाएंगे, मेरा जो एवरेज होगा वो आएगा 50। ठीक है। और ये तो ऑड नंबर के लिए है। ऑड माने कितने डाटा है, 1 2 3 4 5। इवन होगा तो क्या करेंगे, तो जब हम लोग क्लास करेंगे जैसे जैसा क्वेश्चन आएगा मैं वैसे वैसा डिटेलिंग करता चला जाऊंगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन इसमें बता दूं क्या, जैसे लीजिए 3 5 7 9 11। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग बताइएगा कमेंट में। ये क्वेश्चन रहा, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। चलते हैं आगे। आइए, the cost of the 6 kg rice is equal to the cost of 8 kg wheat. If the cost of wheat is 6 rupees per kg, then the cost of 1 kg rice is। 1 किलो चावल की कीमत 8 किलो गेहूं की कीमत के बराबर है। 1 किलो चावल की कीमत 8 किलो गेहूं की कीमत के बराबर है। यदि गेहूं की कीमत 6 रुपया प्रति किलो है तो 1 किलो चावल की कीमत बताइए। गेहूं की कीमत कितनी दी हुई है मेरे भाई, 6 रुपया किलो। तो चावल की कीमत बताइए। ओके, तो इसमें कुछ है इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो सबसे पहले समझे, कॉन्सेप्ट समझे, किलो क्या होता है। 1 किलो चावल की कीमत, इसका मतलब है 1 किलो 1000 ग्राम चावल खरीदने पर आपको कितने रुपए चुकाने होंगे, वही उसकी कीमत या प्राइस कहलाती है। कीमत क्या होता है, कीमत मतलब किसी वस्तु को खरीदने के लिए चुकाई जाने वाली धनराशि, मनी। इस इसे रुपया या किसी मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। मतलब 1 केजी में कितना ग्राम होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1000 ग्राम होता है। तो उसको चुकाने के लिए जो पैसा देते हैं हम लोग, वो हमारा क्या होता है, कीमत होता है। तो आगे भी देखें कुछ है कि नहीं। उदाहरण, अगर अगर दुकान पर लिखा है चावल 50 रुपये प्रति किलो, इसका मतलब है 1 किलो चावल का प्राइस 50 रुपया है। अब 1 किलो क्या है, 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम। चावल जैसी वस्तु वजन के हिसाब से बेची जाती है, जैसे 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 5 किलो, 25 किलो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या समझे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अगर कोई सामान पैकेट में है और उसके ऊपर लिखा है 50 रुपया और वजन है उसका 1 किलो, तो इसका मतलब 1 किलो का दाम 50 रुपया है। तो आइए फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन था 1 किलो चावल की कीमत 8 किलो गेहूं की कीमत के बराबर है। ठीक है, तो यदि गेहूं की कीमत 6 रुपया प्रति किलो है तो गेहूं कितना रुपया है, यहाँ पे डाटा देंगे 6 रुपया। और गेहूं कितना है, 8 किलो। तो 1 केजी जो वीट है, वीट का प्राइस
1 kg wheat प्राइस कितना है? 1 kg wheat price is 6 rupees, 6 रुपीस है। तो 8 किलो, तो 8 kg wheat price is 6 into 8 is equal to 48 रुपीस। और बोला है 6 किलो चावल की कीमत 8 किलो गेहूं की कीमत के बराबर है। तो जो 8 किलो गेहूं है उसका 48 रुपया है, वही प्राइस किसके बराबर है? 6 किलो चावल के लिए 6 किलो चावल का प्राइस है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 1 kg प्राइस प्राइस इज 48। कितने किलो है भाई? क्योंकि गेहूं और चावल का मूल्य क्या है? 6 किलो चावल का मूल्य 8 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो 8 किलो का हमने प्राइस मिल गया हमें। अब 1 kg राइस का निकालना है। तो 6 kg का दाम कितना? 48। तो 1 kg का दाम कितना? 48/6। तो इजिकल टू कितना रुपया? 8 रुपया। 8 रुपया है। कितना है? 8 रुपया है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आता है। जब नंबर में दिया हो चीज़ तो आसान हो जाती है, जब डाटा में दिया हो, लैंग्वेज में दिया हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आराम से कीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। सवाल को समझना है, डाटा उतारना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है। हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है, तो हर सवाल का एक बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 प्रति दर्जन की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि क्या है? A person buys 10 dozen pens at the rate of 24 per dozen and sell them at the rate of 36 a dozen. What is the profitable? अब 24 रुपया में खरीदता है पर दर्जन और 36 रुपये में बेचता है, तो ऑब्वियसली लाभ होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है कि 24 में खरीदा, 36 में बिक्री किया, तो लाभ ही है। ओके, तो जो लॉस वाला है, चलिए इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं अगर कुछ हो। सबसे पहले समझते हैं दर्जन। दर्जन या डजन क्या होता है? दर्जन एक मात्रा मापने की इकाई है। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। उदाहरण, एक दर्जन अंडे तो 12 अंडे। एक दर्जन पेंसिल तो 12 पेंसिल। एक दर्जन केला तो 12 केला। अब समझते हैं दर्जन की दर। रेट पर दर्जन क्या होता है? दर्जन की दर का मतलब है एक दर्जन वस्तु की कीमत कितनी है, यानी 12 वस्तुओं के लिए आपको कितने रुपया देना पड़ेंगे। पर दर्जन का मतलब ये हुआ कि आपने मान के चलिए 12 पेंसिल लिया और 12 रुपया लिया, तो एक पेन का दाम, एक पेंसिल का दाम क्या आया? 1 रुपया। तो अगर दर्जन में उसको लिखेंगे तो 12 रुपया पर दर्जन। ठीक है। यह दर खरीदने या बेचने के लिए काम आता है। और कुछ है, देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। वस्तु दर्जन की दर, अंडे 60 रुपये प्रति दर्जन, पेंसिल 120 रुपये प्रति दर्जन। अगर एक का दाम निकालना हो तो हमें क्या से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर अंडे की दर्जन की दर निकालें तो एक दर्जन में 60, तो आधा दर्जन में 60/2 30। दो दर्जन में 60 × 120। एक दर्जन का दाम कितना है? 60 रुपया। तो आधा दर्जन का क्या होगा? 2 रुपया। और दो दर्जन का दाम क्या होगा? 8 × 2। अगर एक पीस का निकालेंगे तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। एक पीस का दाम अगर निकालेंगे तो 60 डिवाइड कितना? 12। तो पर पीस का हिसाब कितना आया? 5 रुपया। और दर्जन का हिसाब आया 8 रुपया। उपयोग कहाँ होता है? बाजार में थोक सामान खरीदने बेचने में, स्कूल सप्लाई, पेंसिल, रबर, ये सब में। ओके, ये समझ में आया होगा।
फल सब्जी खरीदते समय व्यापार में बिलिंग में हिसाब किताब। गणना का तरीका, अगर दर्जन की दर मालूम है, आपको कितने भी सामान की कीमत निकालनी हो, ऐसे तो निकाल सकते हैं। निष्कर्ष, दर्जन की दर का मतलब 12 वस्तु की कीमत। इससे हम आसानी से एक या दो या ज़्यादा दर्जनों की कीमत या फिर कुछ गिनी चुनी वस्तुओं की कीमत की निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको दर्जन मालूम है तो डाटा कितना बड़ा क्यों ना हो, आप निकाल सकते हैं। आइए सवाल पे आते हैं। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन, एक दर्जन का एक दर्जन का प्राइस कितना है? एक दर्जन का प्राइस कितना है मेरे भाई? 24 रुपया। तो 10 दर्जन का प्राइस कितना होगा? 24 × 10, 240। ये क्या होगा उसका? ये होगा उसका खरीदा हुआ दाम। खरीदता है, ठीक है, बाई करता है, एक आदमी बाई किया, खरीदा, मतलब वो उसका क्या है? खरीदा मूल्य। इसको हम लोग बोल सकते हैं, अभी ये टॉपिक आया नहीं है, सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। किना हुआ मूल्य, क्रय मूल्य। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं एक दर्जन 24 रुपया का खरीद के लाता हूँ, वैसे मैंने कितना दर्जन खरीदा? 10 दर्जन खरीदा, तो मेरा जो खरीदा मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 240 रुपया हुआ। कितने दर्जन का? 10 दर्जन का। अब मैं उसको बेचूंगा, उसको बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। क्या बोल सकते हैं इसको? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या है? देखते हैं। एक दर्जन वो बेचता है, एक दर्जन कितने में बेचता है? कितने में? 36 रुपये में। बेचा कितना उसने? 10 दर्जन। कितना आ गया? 36 × 10, 360 रुपये। 240 में खरीदा था, 360 में बिक्री किया, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मेरे भाई? तो प्रॉफिट ही होगा 100%। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था? कितना में बेचा? 360 में। खरीदा कितना में था? 140 में। तो उसको लाभ कितना का हुआ? 240 में, सॉरी। तो उसको लाभ हुआ 120 का। लाभ कितना हुआ? 120 का। आंसर क्या होगा इसका? तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको आसान तरीके से भी देख लेते हैं मेरे भाई। आसान तरीका से समझिए। आसान तरीका में देखिए, एक दर्जन कितना में खरीद रहा है? 24 रुपये में। और एक दर्जन कितना में बिक्री कर रहा है? 36 रुपये में। मतलब एक दर्जन में उसको कितना का लाभ हो रहा है? 12 रुपये का। एक दर्जन में कितना का लाभ हो रहा है? 12 का लाभ हो रहा है। तो कितना दर्जन बेच रहा है वो? 12, 10 दर्जन। तो 12 × 10, उसको लाभ कितना होगा? 120 रुपया। ये बहुत आसान तरीका है। जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो ये सब ट्रिक अपनाएंगे हम लोग। एक दर्जन में उसको 12 का लाभ हो रहा है, 24 में खरीद के 36 में बेच रहा है, और जितना खरीद रहा है उतना ही बेच रहा है। तो 10 दर्जन खरीदा, तो उसको कितना? 10 दर्जन ही बिक्री करना है। तो एक में 12 का लाभ, तो 10 में कितना का लाभ? 120 का लाभ। तो आपका आंसर क्या होगा? आशा करता हूँ अभी तक कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हम पार्ट 2 का हाफ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये हमारा चैनल का नाम है। अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, जितने भी हैं, सबको
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी प्यारे बच्चों तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट बाद में देखा जाएगा, जम के तैयारी कीजिए। और आपका मेहनत अगर 100% है तो रिजल्ट भी 100% आएगा ही। इसलिए बिना डरे हुए प्रैक्टिस करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो हम लेके आएंगे और आपको हेल्प करेंगे। हमारा मोटिव है कि कम पैसे में बच्चे अच्छा एजुकेशन ले सके या फ्री ऑफ कॉस्ट ले सके। तो हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। और ये जो वीडियो आता है आप ज़रूर इसको शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगा, या ज़्यादा लोग अप्रोच कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है एडुकेशन को लेके, जो हमें और आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि जो अभी क्लास 10 बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको प्लस माइनस अच्छी तरीके से नहीं आता। कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए जितने भी यूट्यूब टीचर हैं उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि वो सभी अपनी ओर से एक मेहनत कर रहे हैं कि एजुकेशन को अच्छा किया जाए और ये टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के किया जाए। काहे कि ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन है। तो मैं सभी उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन में बहुत सारा कंटेंट है, आप वहां से अवेल कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े। कॉन्टेक्ट नंबर नंबर दिया हुआ है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 316 का कारक नहीं है? कारक माने विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 316? 316 का फैक्टर कौन नहीं है? 316 का फैक्टर कौन नहीं है? तो फैक्टर वो होता है, मैं सिखाया था पिछले वीडियो में, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। सबसे पहला फैक्टर तो 1 होता है। कोई भी संख्या का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो संख्या खुद होता है, वो संख्या खुद होता है। फैक्टर का मतलब हुआ कि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जो नंबर दिया हुआ है, किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर जो है उसका फैक्टर एक्स वाई जेड, उससे क्या हो जाए? कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा फैक्टर कोई भी संख्या का क्या है? 1। और सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी संख्या का क्या है? वो संख्या खुद है। तो ऑप्शन में कौन नहीं है? सवाल अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो सवाल अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन सा 316 का कारक नहीं है? माने नहीं है, कारक नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कारक निकालने का जो तरीका है, जो नॉर्मल तरीका है, उसी को अपनाते हैं। 316 क्या करेंगे? सबसे छोटा संख्या 2, 2 एक का 2, यहाँ से 1 गया, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 8 हो गए। ठीक है, फिर हम लोग 2 से देंगे, जाएगा 2 से, हाँ। लास्ट में सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए 2 से जाएगा। 2 7 जा 14, एक यहाँ गया, 2 9 जा 18। तो हम देख पा रहे हैं एक तो है, ये आंसर नहीं होगा। और देखिए 79 भी आ गया, कितना आ गया? 79। तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है? 158। ये भी क्या है? 150 यहाँ। तो 316 के बीच में यहाँ क्या क्या आएगा? 2 भी इसका फैक्टर है, 179 भी इसका फैक्टर है, और 158 भी क्या है? 158 भी क्या है? इसका फैक्टर है। अब हम देख पाते हैं कि 316 का जो फैक्टर है 1 है, 2 है, 79 है, 158 है, 316। ओके, तो कौन सा इसका फैक्टर नहीं होगा? तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर है 8। मेरा राइट आंसर क्या है? 8। वो 316 का फैक्टर नहीं होगा। और आपको अगर याद होगा, जैसे मैं बोला अभी आपको कि ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये फैक्टर है,
और 316 ऑप्शन में होता तो ये भी आंसर नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या खुद है। तो हम देख पाते हैं, अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद होता, 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद होता, तो हम इसको आसानी से कर सकते थे। 8 जैसे देखा, अगर 8 इसको कंप्लीट भाग दे दे तो फैक्टर है, 8 अगर कंप्लीट भाग ना दे पाए तो ये फैक्टर नहीं है। तो 2 3 1 6, अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल जाने तो कोई भी संख्या का अगर लास्ट का 3 डिजिट, यहाँ तो 3 डिजिट ही दिया हुआ है, अगर किसी भी संख्या का दिया हुआ लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए तो वो 8 पूरा संख्या ही 8 से डिवाइड हो जाए। मान के चले 3 2 1 9 6 5 1 2, डिवाइड कितने से करना, 8 से। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, किसी संख्या का अगर लास्ट 3 डिजिट इससे डिवाइड हो जाए 8 से, तो ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगा। तो हम देख पा रहे हैं ये 8 से 8 छक्के 48, 8 छक्के 32, तो ये डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या किससे डिवाइड होगा, 8 से। यहाँ तो 3 डिजिट ही दिया है, तो आराम से हम लोग चेक कर सकते हैं। 8 दिया 24, 6 1 7 76, 76। तो 8 के टेबल में 76 आता है भाई, नहीं आता है। इसका मतलब ये 360 का फैक्टर नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होता कितना, 8। राइट आंसर क्या होता, 8। 8 316 का कारक नहीं है। तो बहुत 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 सारा तरीका है, आप मुझसे जुड़े रहें, मैं आपको सिखाऊंगा, जितना मुझे आता है मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। ये क्वेश्चन को एक बार आप उतार लें, प्यारा क्वेश्चन है, समझे चीज़ को। तो फिर एवरेज का सवाल आ चुका है, मैं एवरेज बताया हूँ, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। एक क्रिकेटर का 2 मैच का औसत 27 है और 3 अन्य मैच का 32 है, फिर सभी 5 मैचों का औसत निकालिए। औसत का जो फॉर्मूला होता है ये मैं लिख दे रहा हूँ। एवरेज जो होता है सम और नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन लिखिए, ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ टर्म। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे 2 मैच दिया, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 2। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 2 मैच में उसने कितना पाया, उसका सम। एवरेज क्या है इसका, 27। अगर इस फॉर्मूला में हम डालें तो ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में बनाऊंगा, तो ये आ जाएगा, एवरेज दिया है कितना भाई मेरे भाई, 27। मैं इसको सिर्फ सम लिखता हूँ, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना मैच का है, 2। तो सम बराबर कितना आ जाएगा, सम बराबर 54। 2 मैच में सम कितना है, 54 है। और यहाँ फिर हम लोग अन्य 3 मैच का निकालेंगे, 3 मैच का। अब हमारे पास क्या निकालना है, एवरेज इक्वल टू सम और नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम बराबर क्या हो जाएगा, ये 32 इंटू 3 इजिकल टू 96। टोटल सम निकालिए ऑफ 5 मैच, आपको आ जाएगा ये 66 प्लस 96, या 96 प्लस 64 है, 54, 54 है, 54। तो ये आ जाएगा आपको 150। कितना आ गया, 150। इसीलिए 5 मैच का जो एवरेज होगा, कितने मैच का, 5 मैच का एवरेज इजिकल टू 150 बाय 5 इजिकल टू
150/5 = 30। ये उतारिए, कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला है ये, एवरेज का फॉर्मूला है ये, आप याद कर लीजिएगा जरूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। आउट ऑफ 600 स्टूडेंट 240 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा गया, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। जब भी परसेंटेज निकाला गया, निकालने को लिए बोला जाए, बोला है 600 छात्र में से 240 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना, जो टोटल वैल्यू है वो कहाँ होगा मेरे भाई? टोटल में कितना? 204। परसेंटेज के लिए 20 20 कैंसिल, 6 से कितनी बार में? 4 बार में, यहाँ का काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। प्रतिशत 40% क्या है? गर्ल्स है। अगर 40% गर्ल्स हैं तो यहाँ पूछ सकता था बॉयज़ कितने परसेंट है, परसेंटेज अब क्या पूछ सकता था, बॉयज़ कितना है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो बॉयज़ कितना होगा? 60, क्योंकि जोड़ के कितना आ जाएगा ये, अपने आप में हर चीज़ क्या है? 100%। ओके, डिटेल में नहीं गया इस टॉपिक में, यहाँ बता दे रहा हूँ। प्रतिशत का मतलब है हर 100 में कितना भाग, प्रतिशत शब्द 2 भागों में विभक्त है, प्रति मतलब हर, और शत मतलब 100। तो प्रतिशत मतलब होगा हर 100 में कितना, जैसे वहाँ 600 में कितना था? 240। 600 में कितना था? हर 100 में कितना, तो यहाँ 600 में कितना? 240। ठीक है, आ जाइए, नहीं चाहिए ऐसा, आ जाइए। What is the simple interest on a 1800 for 10 years at the rate of 10% पर annum? 1800 रुपये पे 10% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? कुछ नहीं, बेसिक सा सवाल है। ठीक है, एक्चुअली ये 10 में पढ़ाया जाता है, यहाँ कंपटीशन एग्जाम है, इसलिए 6 के क्लास के एडमिशन टेस्ट में ही लिया जाता है। बस एक फॉर्मूला आप याद रखें, SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T by 100, where P is principal, R is rate, T for time, SI for साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा आपको मैटर करता है। अब यहीं से हम लोग ये और जो डाटा है उसका भी निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल। अगर यहाँ प्रिंसिपल पूछा होता तो P इजिकल टू ये इससे मल्टीप्लाई, SI इंटू 100, जो बचा उसको नीचे। अब यहाँ से तीसरा क्या पूछ सकता था भाई, आर क्या होगा, तो पी के जगह, आर की जगह पी ले जाइए, ऊपर सेम एज इट इज, पी इंटू पी। और क्या पूछ सकता था यहाँ पे, टी, सॉरी, टी पूछ सकता था, वो एस आई इंटू 100 बाई में क्या, पी इंटू आर। पी क्या है? प्रिंसिपल, आर है रेट, टी फॉर टाइम, एस आई सिंपल इंटरेस्ट। डाटा उतारते हम, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800 रुपये पे। 1800 क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ओह 100 लिख रहा हूँ मैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। पी को क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन। पी को क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन।
और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो आपका अपना पैसा हो, ठीक है। प्रिंसिपल मूलधन बराबर कितना है? 1800 रुपया। और रेट कितना है? आर फोर रेट, मतलब किस ब्याज दर से। कितना परसेंट है मेरे भाई? 10% है। 10% है। समय कितना है? 10 वर्ष है या 10 ईयर, जो भी लिखें। समय मतलब टाइम। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 डाटा है। 4 डाटा में 3 दिया हुआ है, तो हमको कितना निकालना पड़ेगा? एक। क्या पूछा है? साधारण ब्याज। तो SI या साधारण ब्याज, तो क्या होगा? P 1800। रेट कितना है? 10%। समय कितना दिया है? 10 वर्ष। और ये परसेंटेज का, ये जो 100 आया है आपको परसेंटेज का, जब भी हम लोग परसेंटेज उठाते हैं तो 100 से क्या हो जाता है? वो डिवाइड हो जाता है। 1020, 1020। तो SI भी क्या हो गया आपको? SI भी आपको क्या आ जाएगा? 1800 आएगा। क्या आएगा? SI भी क्या आएगा आपको? 1800 रुपये। तो आंसर आपका क्या है? 1800 रुपया है। आंसर क्या आ गया? 1800। एक फार्मूला याद कीजिए, ये 3 और आ जाएगा। तो ये फार्मूला पे बेसिस, जब भी आएगा फार्मूला बेसिस आएगा, तो डोंट वरी, आराम से कर सकते हैं, इसलिए फार्मूला याद कर लीजिए। तो आज हमारा पार्ट 2 ख़त्म हुआ, और इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। 1 2 क्वेश्चन रॉन्ग था, उसको हम करेक्शन करके आएंगे। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और अपने भाई बहनों दोस्तों से के साथ शेयर करें। और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखें वो ज़रूर शेयर करें। और हमसे जुड़ने का कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा चुका है, आप उस नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद,